हार्ट अटैक एक आम सी बीमारी बन गई है जिसे देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स अब हार्ट अटैक के आने लगे हैं। यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक एक आम सी समस्या बन गई है जिससे लोगों के मन में एक डर आ गया है कि अगर फिट इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है तो इसका मतलब हमें भी आ सकता है। तो ये तमाम सवाल हमारे मन में अब उठने लगे हैं। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बिमल छाजेद, जिनसे आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो यंग जनरेशन है या जो ओल्ड जनरेशन भी है जिनमें हार्ट अटैक की समस्या अब आम हुई है, उसे कैसे रोका जा सकता है। डॉक्टर बिमल छाजेद एक ऐसा नाम जिन्होंने नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी में ऐसी महारत हासिल की है कि अब तक 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को वो बिना एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के सही कर चुके हैं, यानी कि नॉन सर्जिकल तरीके से। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल होता है कि क्या मेरा हार्ट हेल्दी है, क्या मेरा दिल ठीक काम कर रहा है, क्या मैं फिट हूं, कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हार्ट की बीमारी में एक बहुत कॉमन बात है कि सडनली पता चला हार्ट अटैक हो गई, कल तक तो फिट था, आज ही खराब हो गई। इसका मतलब क्या है, बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और आम आदमी को पता भी नहीं चलता है। पर बीमारी के जो कारण है वो उनके पास रहते हैं और वो हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। बीमारी में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मलेरिया हो गया, एक ही कारण है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। कोई को टाइफाइड हो गया, पता चला सल्मोनेला से हो गया, तो उसको एंटीबायोटिक दे दिया, एंटी मलेरियल दवाई दे दिया, ठीक हो गई। हार्ट की बीमारी में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और वो हम लोग अनदेखा करते रहते हैं, अंदर ही अंदर ब्लॉकेज बढ़ते रहती है और एक दिन सडनली हार्ट अटैक होता है। और वो हार्ट अटैक होते वक्त के पहले दिन तक हो सकता है मरीज 5 किलोमीटर चल रहा हो तो उसको ये महसूस ही नहीं होता अंदर ही अंदर ब्लॉकेज हो चुका है। तो ये कारण को हम लोग को जानकारी करनी पड़ेगी और अगर कारण को हम इन एडवांस में केयर ले ले तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। सर, एक ये सवाल मन में होता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं, यानी कौन सा ऐसा सिग्नल मिल जाए हमें कि हमें कब डॉक्टर के पास दिखाना है? देखिए, हार्ट की बीमारी में जब आप डॉक्टर के पास सिम्टम्स लेके जाएंगे, जब तक बहुत लेट हो गया होता है। मैं आपको समझा दूं, हार्ट की जो बीमारी होती है उसमें होता है क्या, हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है 3 ट्यूब से, इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये होती है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उतनी मोटी सी। अच्छा, उसके अंदर चर्बी जमते रहती है, जब तक वो 70% ब्लॉकेज होती है तब तक तो मरीज को पता भी नहीं चलता और दौड़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि 30% जो सप्लाई उसकी हार्ट की ट्यूब की है उतना हमारे लिए बहुत है, 70 एक्स्ट्रा है। तो 70 ब्लॉक तक तो आदमी को पता ही नहीं चलता है। और वो जो 30 खुला है वो जिस दिन सडनली बंद हो जाती है उस दिन हार्ट अटैक हो जाता है। सडनली बंद होने का मतलब है वो 30 के अंदर एक क्लॉट फंस जाती है। और क्लॉट फंसने का क्या कारण है मालूम है, ब्लॉकेज बढ़ता रहता है और ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो फट जाता है सडनली। और जैसे ही पर्दा फटता है वहाँ से कुछ क्लॉटिंग केमिकल निकलता है और ब्लड को क्लॉट कर देता है। क्लॉट करते ही वो 30% में क्लॉट जम गई और 70 पहले ही ब्लॉकेज था और वो 100 ब्लॉकेज हो गया। 100 जैसे ही ब्लॉकेज हुआ, हार्ट का एक हिस्सा डेड हो गया। तो हार्ट की बीमारी में ये एडवांस में पता चलता नहीं है। पर एडवांस में क्या पता चल सकता है, उसके कारण पता चल सकता है। वो कारण कौन से हैं, कोई के कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई का ट्राइग्लिसराइड हाई है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल कराओ। कोई का बीपी हाई है, शुगर हाई है, इसके लिए इनका चेकअप होना चाहिए। और कोई की ओवरवेट है, स्मोक कर रहा है। तो हार्ट की बीमारी के जो कारण है जनरली आम आदमी को पता भी है पर केयर नहीं लेते हैं, तो वो केयर लेना बहुत ज़रूरी है। और जिनके पास एक कारण का ज़्यादा नंबर्स हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं आप एक टेस्ट कराओ जिसका नाम है सीटी कोरोनरी स्कैन। ऊपर से आपका स्कैन करके, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, ऊपर से स्कैन करके आपकी कितनी ब्लॉकेज बता देंगे। तो जिनके भी 40-50 से ज़्यादा ब्लॉकेज है उनको बहुत प्रिकॉशन ले लेना होगा, क्योंकि 40-50 के बाद उसके ऊपर का पर्दा फटने के कगार में होता है। कब फटेगा बोलना मुश्किल है, बट कोई ना कोई दिन फट जाएगा। इसलिए ब्लॉकेज बढ़ाते रहोगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक जरूर होगा। सर, ब्लॉकेज बढ़ाते रहेंगे हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, गलत फहमी ऐसी कुछ हो जो पेशेंट्स के अंदर अमूमन रहती हो, जो आपके सामने आती हो, या कुछ ऐसा उनके मन में सवाल होते हो जो हमेशा रहते हैं? देखिए, ऐसा होता है, हार्ट की बीमारी का जो असली कारण है वो है चर्बी जम जाना। हार्ट के ट्यूब्स के अंदर चर्बी का लेयर जमते रहना। चर्बी का लेयर का मतलब मैं समझा दूं आपको, आपके घर पे भी ऐसा होता होगा। जैसे आप सारे दिन का तेल से रसोई में खाना बनता है,
जब शाम को जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, देखिए चिप चिप करेगा। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करो कि उसका आधा पोर्शन को हर दिन साबुन से साफ करो, आधे को छोड़ दो, और 1 महीने बाद देखेंगे पूरा लेयर बाय लेयर जम गई है। यही तो हार्ट में होता है कि वो जो चर्बी हम लोग खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, वो लेयर बाय लेयर हार्ट के अंदर जमती है, और वो जमते जमते एक दिन हार्ट अटैक करेगा। तो अगर हम लोग ये देख लें कि खून में कितनी कोलेस्ट्रॉल है, कितना ट्राइग्लिसराइड है। अच्छा, देख भी लेते हैं बहुत सारे लोग, उसको बोलते हैं मेरा थोड़ा ज़्यादा है। मैं बोला ज़्यादा नहीं रहना है, कम से कम रखना है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की रेंज 130 से 200 तक होती है, तो मैं अपने हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ भाई 129 रखो आप, 130 से शुरू होता है। और वो सिंपल लॉजिक आपको समझना होगा। ये पेन मेरे को 130 में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, किससे खरीदूं? अब आदमी बोलता है 130 में खरीदो। मैं बोला कोलेस्ट्रॉल 130 होती है, 150 होती है, 200 होती है, कौन सा रखना है? तब वो बोलते हैं हाँ 200 तो बहुत ज़्यादा है। मैं बोला देखो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, गलत फहमी में नहीं रहो। कोलेस्ट्रॉल को 130 रखना है, ट्राइग्लिसराइड को 100 रखना है। ये लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट से पता चल जाता है, लोग करवा लेते हैं, उनको मालूम नहीं। वैसे ही बीपी को 120 ही रखना है, शुगर को 100 और 140, और 3 महीने की शुगर 6.5 से कम होनी चाहिए। तो आपको हार्ट अटैक के कारण मालूम होने चाहिए, और वो कारण को हम लोग इग्नोर ना करें। कोई स्मोक करता है, उसको ये नहीं मालूम कि स्मोकिंग से अंदर अंदर ब्लॉकेज बढ़ रहा है। कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, वो भी ब्लॉकेज बढ़ाने में मदद करता है। कोई ज़्यादा टेंशन लेता है, वो भी ब्लॉकेज बनाने में। खाने में ज़्यादा तेल खाता हो, उससे भी ब्लॉकेज बनता है। तो हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑयल खाना खाओ। तो ये जो नॉलेज है ये आम आदमी के पास नहीं है, और वो इसी में फंस जाता है। इंडिया में आज के दिन में हर दिन करीब करीब 9,000 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। 9,000 कोई कम अमाउंट नहीं, नंबर है। हर 10 सेकंड में एक हार्ट अटैक से आदमी मर रहा है। तो ये हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग उनको अवेयर करें, पेशेंट्स को समझाएं कि ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर, खान पीन, रहन सहन, स्मोकिंग, वजन कम करना, ये अगर आप कर लोगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगी। सर, जैसे आपने कहा कि हर रोज़ 9,000 पेशेंट्स मर रहे हैं हार्ट अटैक से, और ऐसे में यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनका अभी नंबर्स बढ़े हैं। हमने बहुत ज़्यादा देखा भी है कि यंग एक्टर्स हुए, उनकी अचानक से डेथ हो गई, हार्ट अटैक रीज़न रहा। चाहे जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो एक ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें वो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को भी लगता है कि हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हम भी यंग हैं, तो क्या हमें नहीं होगा? और यंग लॉट में ये इतने ज़्यादा नंबर्स क्यों बढ़े हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती है। कारण तो रही है। जो हमने देखा है ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के लाइफ में 2-4 चीज़ की एक प्रॉब्लम रहती है। एक तो स्ट्रेस का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। यूजुअली इनका खाना पीना, जो रात की पार्टीज़ वगैरह होती है, अल्कोहल होता है, उसमें मीट होती है, फैटी फूड होती है, वो भी खाते हैं वो लोग। अच्छा, दिन में बड़ा फिटनेस रखना होता है उनको, तो फिटनेस रखना ही होता है, तो वो लोग एक्सरसाइज तो खूब करते हैं, फिट भी रखते हैं अपने आप को, पर अंदर ही अंदर फैट खाते रहते हैं। और अगर उनको लिपिड प्रोफाइल मिल गया ज़्यादा तो फिर तो हार्ट की बीमारी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, पर उनको दवाई से कंट्रोल कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं। बाहर से तो दिखता नहीं है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, तो अपेरेंटली हम लोग को लगता है बड़ा हेल्दी आदमी है, पर अंदर ही अंदर उसको हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। और एक दिन उस ब्लॉकेज के ऊपर का पर्दा फटा और क्लॉट आ गई और 100% ब्लॉकेज हो गई और डेथ भी हो जाती है। तो ये हार्ट की बीमारी को हम लोग बोलते हैं छिपा हुआ रुस्तम, छिपा हुआ बीमारी, जो कि हम लोग अंदर से समझ नहीं पाते हैं, और वो एक दिन सामने आता है, उस दिन लेट हो जाता है। यानी मतलब अंदर अंदर बीमारी चल रही है। आपने कहा कि फैट भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। सर, इसमें एक और चीज़ है कि डाइट हमारी अभी बहुत नई नई आ रही है कि लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें फ़ैट कंज्यूम किया जाता है। कोई कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में क्या चूज़ किया जाए इनके बीच में से? देखिए अब धीरे धीरे पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक चीज़ आ गई है कि हार्ट के लिए खाना क्या चाहिए, वो अब क्लियरिटी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ होती है जो डाइट में जो एक्चुअल डिपॉजिट होता है, वो है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल किस खाने में होती है? ना सारे नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है। जितने भी नॉन वेज फूड है, चाहे फिश हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, और चाहे कोई भी तरह की मीट हो, वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे में एक बात है कि येलो पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल होता है, वाइट पोर्शन में नहीं होता, तो वाइट ऑफ एग खाया जा सकता है। दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो याद रखिए सारे एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है, पर उसमें फैट होता है। ये जितने तेल है उनको नहीं खाना चाहिए। तो 4 चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एक तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए,
इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है हार्ट के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। एक, दूध में से मलाई निकल जानी चाहिए। तीसरा है, तेल नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑयल का कुकिंग करो। खाना में मसाले का ज़रूरत है टेस्ट के लिए, और मसाले को भूनने का दो तरीका, एक तेल से, एक पानी से। अगर पानी से भूनना सीख जाए लोग, पैसे भी बचेंगे, हार्ट भी बचेगा, और तेल के जगह पानी आ गई तो वजन भी गिरता है। तो ये जो ज़ीरो ऑयल कुकिंग है, ये आज का फ्यूचर डाइट है। आपको मैं बता दूं, ये ज़ीरो ऑयल का हमारी कुकिंग की चैनल है, और ज़ीरो ऑयल में 1000 रेसिपीज़ हम लोगों ने डेवलप किया है। वो हार्ट को बचाने के लिए होता है। और एक और प्रॉब्लम है, ऑयल जिस चीज़ से आती है उसको भी रोकना पड़ेगा। अब मैं मूंगफली का तेल एक बूंद भी ना दूं और मूंगफली दे दूं, तो ये नट्स जो है ये भी हार्ट के लिए नुकसान करता है कि उसमें फैट होता है। हमें ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं, हमें रिवर्स करना है। तो जो भी हार्ट का मरीज थोड़ा बहुत बन चुका है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, पर खाने में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, ज़ीरो ऑयल, नो नॉनवेज, मिल्क से फैट निकाला जाए, और नट्स नहीं खाना चाहिए। ये 4 चीज़। और हाँ, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर मिलता है। से ये डाइट की बात हुई, लेकिन जब दिल का दौरा पड़ता है तो ऐसे में क्या लक्षण आते हैं, कैसे पहचाने? और अगर आ रहा है तो उसमें सबसे पहला कि अगर मेरे सामने मुझे लगे कि इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है, तो क्या मेरी तरफ से प्रोमिनेंट एक्शन होना चाहिए वो तुरंत? देखिए, दिल का दौरा जिस वक्त पड़ता है, दैट इज़ एन इमरजेंसी। हमने ऑलरेडी गलती कर दिया है और ब्लॉकेज बढ़ रहा था और आज पर्दा फट गया है और वहाँ पे क्लॉट आने वाली है। उस वक्त जैसे ही 100 ब्लॉकेज होगा, 10 सेकेंड के अंदर मरीज को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसको छाती में बहुत भयंकर पेन होती है, छाती में एकदम दबाव होती है या सांस फूलती है बैठे बैठे, और उनको पसीना पसीना भी आ सकता है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, चक्कर आ जाती है, गिरने का भी डर रहता है लो ब्लड प्रेशर से। ये सारे सिम्टम्स हैं। और वो पेन कभी कभी साथ में भी जाती है, चोकिंग भी हो सकती है। बैठे बैठे ये सब सिम्टम्स हो तो आप समझ लीजिए हार्ट अटैक हो गया है, लग रहा है पर्दा फट चुका है, क्लॉट आ चुका है। अच्छा, उस वक्त जो करना चाहिए वो क्या है? एक तो हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोर्वोस्टैटिन, ये 3 दवाई को आप एक साथ लेके खा सकते हैं। और उसके लिए हम लोग बोलते हैं 2 एस्पिरिन की टैबलेट जो इकोस्प्रिन होती है, 3-4 क्लोपिडोग्रेल की टैबलेट, और एक हो गया एटोर्वोस्टैटिन 80 मिलीग्राम। इनको आप ले सकते हैं। इससे उस वक्त जो भी फ़ायदा हो वो आप कर सकते हैं। और अगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिकॉज हॉस्पिटल में एक जगह में फ़ायदा होता है, वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का उनके पास बंदोबस्त है। और उसको हम लोग या तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, या तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, जहाँ पे कुछ दवा दे के क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है। पर याद रखिएगा, वो 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए। बाहर के कंट्री में ये बहुत कॉमन है, जैसे अमेरिका में बहुत कॉमन है कि 15 मिनट में मरीज का हॉस्पिटल पहुंचना संभव है, क्योंकि वहाँ पे गली गली में एम्बुलेंस होता है। आपको 911 में फ़ोन किया और विदिन 2 मिनट्स 5 मिनट्स एम्बुलेंस पहुँच गई। वहाँ पे ECG करते हैं, उनको हार्ट अटैक पता चल गया, और वो हॉस्पिटल जाके वहाँ पे 5-15 मिनट के अंदर अंदर उसको एंजियोप्लास्टी हो गई या क्लॉट डिसॉल्व हो गया, पेशेंट बच गया। पर हमारे इंडिया में तो 1 घंटा पहले पेशेंट टाइम ले लेता है बताने के लिए कि जब तकलीफ है, फिर परिवार वाले डिसीजन लेने टाइम लेते हैं, और फिर हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगता है। और वहाँ पहुंचने के बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे लाइन लगाओ, वहाँ पे पैसे जमा करो। तो इंडिया में बहुत कम होने लग गई है कि लोग टाइम से वहाँ पहुँच जाए हार्ट अटैक के बाद, तो वो उस वक्त लेट हो जाता है। तो बेस्ट क्या है मालूम है? कि हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करिए। होने के बाद क्या क्या होगा, डैमेज तो होना है उस वक्त। अगर आप 15 मिनट या 1 घंटे के अंदर वो ना खोल पाएँ तो हार्ट अटैक प्रिवेंट हो, वो सबसे बढ़िया बात है। प्रिवेंशन ज़रूरी है, लेकिन सर किस एज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं? देखिए, मैं जब आज से 20-25 साल पहले प्रैक्टिस शुरू किया था, तब ज़्यादातर लोग 60-70 के होते थे। अब हमारे पास 20 साल के भी मरीज आ गए। अभी 21 साल का एक लड़का आया था कि सर 95% ब्लॉकेज है, क्या करूं? मैंने उसको नहीं करने दिया, देन ही इज़ इम्प्रूव्ड ऑलरेडी। तो मैं ये देखता हूँ आजकल 25-30 में बहुत कॉमन हो गया है कि हार्ट अटैक हो रहे हैं। और मेरे पेशेंट्स के मेरे ख्याल से 25% लोग जो हैं वो 40 के नीचे के होने लग गए हैं आजकल।
सर तो ऐसे में जब यंग लॉट को हो रहे हैं, आपने कहा कि 20 और 25 की एज के आ रहे हैं, तो वो बच कैसे सकते हैं इससे, क्योंकि उनमें क्या प्रमुख कारण हैं? देखिए आजकल आगे जो हम लोग बोलते थे ना भाई 30-40 के बाद ही चेकअप वकअप शुरू करो कि हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, आजकल हम लोग बोलते हैं 20 में ही चेक कर लो आप अपनी लिपिड पहला काम हम हर आदमी को बोलते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट की बीमारी है तो ये जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बन रहा है, आपको लिपिड चेक कराना चाहिए। और अगर 20 साल तक, देखिए 20 साल तक हमारे बच्चे ऐसे ग्रो करते हैं और उसके बाद जब ये ग्रोथ बंद हो जाता है उसके बाद वो फैट यूटिलाइज नहीं कर पाता है, फिर वो अंदर ब्लॉकेज चालू होती है। तो हम लोग बोलते हैं 20 साल के बाद आप लिपिड प्रोफाइल चेक करो और अगर वो हाई है तो फिर आपको अभी से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और उसके संग अगर कोई को गलत खाना खा रहे, ओवरवेट है, स्ट्रेस ज़्यादा है, स्मोक कर रहे हैं, तो इनको तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेंगे तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। और इतने नंबर्स बढ़ गए, हर घर में हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक मास कैंपेन होना चाहिए हार्ट की बीमारी के अवेयरनेस फैलाने के लिए, और वो जन जन तक पहुँचे तो हो सकता है। और मैं आपको बताऊँ, ऐसा एक किया गया था, फिनलैंड का एक जगह है नॉर्थ कैरेलिया, वहाँ पे सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि एक एक आदमी को, स्टेट के आदमी को हम एजुकेट करेंगे एंड दे कुड रिड्यूस हार्ट अटैक्स बाय 85%। तो फिनलैंड जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट में आया जाता था हार्ट अटैक के, आज लोएस्ट में चल रहा है, बिकॉज दे हैव एजुकेटेड द होल पॉपुलेशन। एक सवाल सर ये भी उठता है कि अमूमन क्या होता है कि अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है तो ये कंफ्यूजन भी रहता है कि ये गैस से हो रहा है और ये दिल में दर्द नहीं है, या उसको हार्ट अटैक नहीं समझते या कार्डियक अरेस्ट नहीं समझते। तो अमूमन क्या करते हैं लोग, दवाई खा लेते हैं गैस की या घर पे ही रहते हैं। तो ऐसे में ये अंतर कैसे समझा जाए कि ये गैस के कारण हो रहा है या हार्ट अटैक है? देखिए हार्ट अटैक में बैठे बैठे ही तकलीफ होगी और चलने से और ज़्यादा तकलीफ होगी, तो ये एक बहुत सिम्टम है। और उसके संग पसीना बहुत आता है और पसीना के संग चोकिंग होना, वॉमिटिंग होना, ये सब होता है। गैस में इस तरह की पेन नहीं होती है। इसके बाद भी अगर आपको मन में है कि यार ये हार्ट अटैक है या नहीं है, तो इसके लिए 2 टेस्ट कराया जा सकता है इमीडिएटली। और एक का नाम है ईसीजी, जो भी हॉस्पिटल नियरेस्ट में जाके आप ईसीजी करा सकते हो, बता देंगे हार्ट अटैक है नहीं है। और एक टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं ट्रॉप्टी टेस्ट। ट्रॉप्टी टेस्ट क्या मालूम है, जैसे यूरिन में प्रेगनेंसी चेक करने के लिए एक स्लाइड मिलता है जिसमें एक बूंद यूरिन डालो और येस और नो बता देगा, वैसे ही आजकल स्लाइड्स आती हैं, 500 रुपये के करीब टेस्ट का दाम होता है, उसमें 2 बूंद ब्लड डाला और वो बता देगा हार्ट अटैक है या नहीं है। तो ये दोनों टेस्ट अगर कराया जा सकता है तो हार्ट अटैक है या नहीं है, ये अगर हार्ट अटैक नहीं है तो गैस्ट्रिक हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट पहले करके देख लीजिए भाई, हाँ हमें कोई बैठे बैठे ही पेन हो रहा है, चलने से पेन बढ़ नहीं रहा है, तो ये गैस्ट्रिक का लग रहा है। पर इसको डिस्टिंग्विश करने का फाइनल तरीका वही है ईसीजी एंड ट्रॉप्टी टेस्ट। मतलब तुरंत ईसीजी करा लिया जाए। सर एक ये भी है कि अगर किसी को दिल की बीमारी है और हमें पता चल गया है, तो वहाँ से प्रिवेंशन कैसे शुरू होगा, कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं? देखिए जब भी कोई मरीज को हार्ट का बीमारी पता चलता है तो ये मान के चल लीजिए 70-80% ब्लॉकेज तो पक्की है, उसके बिना पता भी नहीं चलता है। और दूसरा है कि अगर उनको हार्ट अटैक हो गई तब भी पता चल जाता है। तो इन दोनों केसेस में ही हम लोग बोलते हैं भाई आप आगे के लिए इतनी प्रिकॉशंस लो कि ब्लॉकेज बढ़े नहीं है काफ़ी नहीं है, ब्लॉकेज रुक जाए काफ़ी नहीं है, ब्लॉकेज कम हो उसका बंदोबस्त करें, मतलब रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। अब मेडिकल साइंस मान रही है रिवर्सल संभव है, पर इसकी कंसेप्ट क्या है वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ब्लॉकेज के 15 कारण हैं, अब 15 के 15 को ही बेस्ट में लाना होगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कम करो, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, फूड है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, हर को लोएस्ट ब्रैकेट में लाना पड़ेगा, तब जाके ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है। तो हार्ट का कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है, मैं बोलता देखो आगे ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो एक दिन हार्ट अटैक में होगा, वो नहीं होना चाहिए। या बाईपास करा के आते हैं, एंजियोप्लास्टी करा के आते हैं, मैं बोलता हूँ दोबारा ना होगा, उसका बंदोबस्त हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारे रिस्क फैक्टर जो ब्लॉकेज बनाने के कारण है उनको लोएस्ट ब्रैकेट में ला के रखना होगा। इसके लिए हम लोग ने एक सर्कल बनाया, इसका नाम है सेफ्टी सर्कल। उसमें 3 सर्कल है, सबसे खराब रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। तो हर पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आप ग्रीन में ला दोगे और सारी चीज़ों को। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कभी, कि एक ड्रम है उसमें 15 छेद है और उसमें पानी भरना चाहते हैं, और कितनी छेद बंद करूँ, और आधा बंद करने से चलेगा, सारी छेद बंद करनी पड़ेगी और
एक साथ बंद करना पड़ेगा तब जाके, और सारा पूरा करना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएगी। तो रिवर्सल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट इट इज़ पॉसिबल कि हर आदमी आराम से घर पे कर सकता है। सर, हार्ट ब्लॉकेज के शुरुआती संकेत क्या होते हैं? देखिए, ब्लॉकेज जब तक 70% नहीं होती है, जब तक कोई सिम्टम्स ही नहीं होता, मैंने बोला था छिपा हुआ बीमारी है, तो शुरुआत होती है। अगर ब्लॉकेज 70 क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट 70% क्रॉस कर जाता है मान लीजिए, तो पेशेंट ये बोलेगा सर मुझे दौड़ने में दिक्कत होती है, या तो छाती में दर्द होती है, ये भारीपन आती है, ये हाथ में चली जाती है, या सांस फूलती है, या चोकिंग होती है, धड़कन तेज हो जाती है, जलन होती है छाती में। ये सब सिम्टम्स है हार्ट की बीमारी का। चलने से या दौड़ने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से तकलीफ हो रही है, और जैसे ही रुक जाए ठीक हो जाता है। ये सिम्टम्स बहुत है हार्ट की बीमारी के लिए। तो ये सिम्टम्स अगर कोई को भी है, सर मेरी मदर को होता है, जैसे ही ऊपर चलने जाती है सांस फूल जाता है, जैसे ही थोड़ा स्पीड लेते हैं तो छाती में दर्द हो जाता है, इसका मतलब है वो हार्ट की बीमारी हो चुकी है, 70-80% ब्लॉकेज है। और इसको चेक करने का आजकल सबसे सरल उपाय है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक स्कैन आ गई है आजकल, ऊपर से आपका बॉडी का स्कैन कर देंगे, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं, कोई तार घुसाने की जरूरत नहीं है। और वो आजकल मेरे ख्याल से मास स्क्रीनिंग में यूज़ होना चाहिए कि आप जाओ उसको स्कैन कराओ, अपने अंदर की ब्लॉकेज चेक कर लो। तो इन एडवांस हम लोग पता कर सकते हैं कोई की ब्लॉकेज है, बिकॉज सिम्टम तो 70 के बाद ही आएंगे, तब तक बहुत लेट होता है। तो मैं तो लोगों को बोलता जो प्रिकॉशन ज़्यादा लेना चाहते हो आगे ही सीटी स्कैन करा लो, मतलब पहले से ही स्कैन करा लिया जाए। सर, एक ये भी है सवाल, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है कि जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, लेकिन कुछ बुनियादी मुख्य कारण ऐसे हों कि जिनके ऊपर हम स्टार्टिंग में ही फोकस शुरू कर दें कि इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। देखिए 5-7 है जो हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड, ये लिपिड प्रोफाइल से पता चलता है, एक है ब्लड प्रेशर और एक है शुगर। ये 4 तो एब्सोल्युटली कंट्रोल चाहिए। अगर कोई भी कारण से आप कोई भी तरह से तंबाकू लेते हैं, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, जर्दा हो, गुटखा हो, खैनी हो, ये अगर है और फैमिली हिस्ट्री है, ये सब अगर हो तो आपको इनको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। यही सबसे बड़े बड़े कारण हैं। इसके बाद रेंज में आता है कि खाने में फ़ैट ज़्यादा खा रहे हैं, या ओवरवेट है, या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वो फिर आगे आ जाती है वो। तो ये कारण है। और अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च ट्रायल आया हुआ है, उसका नाम है इंटर हार्ट स्टडी, जो कि आजकल मोस्ट साइटेड ट्रायल माना जाता है। उन्होंने ये दिखाया कि ये 7-8 फैक्टर को अगर हम कंट्रोल कर दें तो हार्ट अटैक के चांसेस 95% तक कम हो जाती है। और हमने ये देखा अगर हमारे साउल सेफ्टी में ला दो, सेफ्टी सर्कल के ग्रीन लाइन में ला दो, तो 98% लोगों को हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। सर, बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। बहुत से लोग भारी एक्सरसाइज भी करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, और ये आजकल का ट्रेंड है कि आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने ज़्यादा आप फिट हो। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा कि कुछ शुरुआती एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते उनके लिए, और जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? देखिए, मैं ब्लाइंडली कभी कोई को नहीं बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज करो मत, या जॉगिंग मत करो, या जिम मत जाओ, क्योंकि ये तो फिटनेस बढ़ाने के तरीके हैं, इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की धारणा ये होती है कि जिम गया था बोल के हार्ट अटैक हो गया। मेरे पास एक पेशेंट आया, सर हार्ट के पेशेंट डरे हुए होते हैं, सर मैं गाड़ी चला सकता हूँ? मैं बोला हाँ क्यों नहीं चला सकते, आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रहा तो गाड़ी चलाइए। सर वो गाड़ी चलाते वक्त हार्ट अटैक तो नहीं होगा? ट्रेन में जा सकता हूँ कि ट्रेन में हार्ट अटैक तो नहीं होगा? तो ये मन में आता है कि क्या करने से हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक ट्रेन की वजह से नहीं हुआ, ना गाड़ी चलाने की वजह से हुआ, ना जिम जाने की वजह से हुआ ब्लॉकेज रहने की वजह से और ब्लॉकेज बढ़ते के वजह से। ब्लॉकेज बढ़ेगा तो उसके ऊपर का पर्दा फटेगा। एक आदमी बोला फिर आप बोल रहे हैं ये सब कर सकते हैं? मैं बोला मेरे पास एक पेशेंट है जो लेटे लेटे सोया सोया हार्ट अटैक में मर गया। तो बोलता सोना भी अलाउड नहीं है क्या? मैं बोला यार सब चीज़ अलाउड है, ब्लॉकेज बढ़ना अलाउड नहीं है। तो मैं बोलता नहीं हूँ ब्लाइंडली, हाँ हार्ट का पेशेंट को जॉगिंग करने मना करूँगा, पर जो हार्ट का पेशेंट नहीं है और वो जॉगिंग करता है मुझे दिक्कत नहीं है। पर मैं बोलूँगा अगर आपके रिपोर्ट्स में कुछ खराबी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, बीपी ज़्यादा, शुगर ज़्यादा, या आप स्मोक करते हो, ओवरवेट हो, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, तो आप एक बार सीटी स्कैन करा लो। अगर ब्लॉकेज 30-40% है तो सारा काम कर सकते हो। और अगर हार्ट के पेशेंट हो तब तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आपको मालूम होना चाहिए। बट
ये कहना गलत बात है कि जिम होने से हार्ट अटैक होगा। ब्लॉकेज नहीं है, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ब्लॉकेज होना जरूरी है, उसके बाद आप ब्लॉकेज बढ़ा रहे थे, मतलब जिस दिन जिम किया उस दिन हार्ट अटैक हो गया। अगर उस दिन नहीं होता तो हो सकता 2 दिन बाद आप गोल्फ खेलते खेलते हार्ट अटैक होता है, या उस दिन नहीं होता तो 2 दिन बाद सोए सोए हार्ट अटैक होता। हार्ट अटैक उनके वजह से नहीं हुआ, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर की वजह से हुआ। ब्लॉकेज बढ़ रही थी, एक दिन तो हार्ट अटैक होना ही था। वो जिस दिन हो गया वो पूछेगा नहीं सर आप क्या कर रहे हो, हार्ट अटैक कर लूँ या ना कर लूँ। वो तो ब्लॉकेज बढ़ेगा तो फटेगा ही फटेगा, एक ना एक दिन होगा। तो ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को रोकना है और ब्लॉकेज को रिवर्स करना है, वो थियरी होनी चाहिए। सर जैसे टेस्ट करा लिया हमने और हमें पता चला कि 50 to 60% हमारा ब्लॉकेज है, उसके बाद हम क्या करें? क्योंकि बहुत से लोगों में ये भी धारणा होती है कि अब तो सर्जिकल मेथड है जिसके थ्रू हम ठीक होंगे। क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? एकदम रिवर्स किया। देखिए 50-60 ये जाना जाता है, ये माना जाता है कि भाई ब्लॉकेज बढ़ेगी, 50 के बाद वो ब्लॉकेज फटने के चांसेस हैं। तो अगर मैं मानूं इंडिया में 10 करोड़ या 20 करोड़ लोग 50 के ऊपर है तो सबकी बाईपास हो जाएगी, सबकी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। मैं बोलता ना ना ना, आपकी अगर ब्लॉकेज है 50 भी हो, 60 भी हो, 70 भी हो, 80 हो, हम तो 90 वाले को भी लेते हैं। बोलते हैं अभी तक अगर पर्दा फटा नहीं, हार्ट अटैक नहीं हुआ तो आगे ना हो उसका बंदोबस्त करिए। तो अगर 50 ब्लॉकेज है, 60 ब्लॉकेज है, उनको तकलीफ तो नहीं होने वाली, पर अब चलो स्कैन करके पता चल गया ब्लॉकेज है, तो अब उसको बढ़ने मत दो और उसको रिवर्सल कर सको तो सबसे बढ़िया बात है। बढ़ेगा नहीं तो भी हार्ट अटैक नहीं होगी और तकलीफ तो है ही नहीं 50-60 ब्लॉकेज में। पर अगर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, हम लोग ने एक और स्कोर डेवलप किया, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर। हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट होने के लिए आपकी स्कोर बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें हम लोग अभी एक ऐप डेवलप कर रहे हैं कि आपको बोला जाएगा उसमें जो जो कर रहे हो लिखो, आपका प्रोटेक्शन कितनी है बता देगा। तो हम लोग उसका स्कोरिंग बना चुके हैं कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है, आपका वॉकिंग कितना करते हो, आप खाना क्या गलत खाते हो, सब लिस्ट बनाते ही उनकी स्कोर आ जाती है। अगर स्कोर को आप बढ़ा लोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं आप हैप स्कोर फॉलो करो, उसको ब्लॉकेज को बढ़ने मत दो, ब्लॉकेज को घटाने का बंदोबस्त करो। सर अब ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जो नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी है ये क्या है? यानी आप क्लिनिक में पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि कोई सर्जरी नहीं है तो ये बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि कैसे आखिर। देखिए एक ही कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी नेचर का ग्रेटेस्ट मशीन है, इसको छेड़खानी मत करो। देखिए ये जो कंप्यूटर है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, जितने हमारी ह्यूमन मेड मशीन है ना, इसको आप खोल सकते हो, सारे पार्ट्स निकाल सकते हो, वापस जोड़ के वापस चालू भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नेचर की चीज़ें उनको हम छेड़खानी नहीं करना चाहिए। एक फूल को मैं तोड़ देता हूँ, आप उसको जोड़ के दिखाओ, एक फल को बीच से काट देता हूँ, आप जोड़ के दिखाओ। नेचर को हम जोड़ नहीं सकते। एक अनार लो, सारे दाने खोल लो और फिर से रीपैक करके हमको दिखा दो, मान जाते हैं। तो ये समझ लीजिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड इस बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आप सबको आप काट के वापस जोड़ने जाओगे सेम टू सेम कभी नहीं बना सकते। तो हम लोग बोलते हैं बॉडी को छेड़ो मत जब तक हो सके। 80 ब्लॉकेज हो गई कोई बात नहीं, 80 का 79 करने की बात करते हैं तो हमें हार्ट अटैक की कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कंसेप्ट हार्ट के पेशेंट को समझाते हैं कि ठीक है आपकी रिस्क फैक्टर्स, आप अपना खाना पीना रहन सहन चेंज करो, वॉकिंग वगैरह शुरू करो, वो हम कंट्रोल बता देंगे क्या क्या करना पड़ेगा। और बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइना, ब्लड पतला करना, ये मैं दवाई दे देता हूँ। जैसे ही उनको ये सारा चीज़ हो गया, अब ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं तो वो सेफ हो जाता है, हार्ट अटैक फिर कभी नहीं होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अब एडवांस अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो एक नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट होता है। मशीन से हार्ट में बहुत सारे कोलैटरल्स डेवलप किया जाता है। एक डिटॉक्स करके हम लोग करते हैं, उसमें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उससे भी ब्लॉकेज की स्पीड, रिवर्सल की स्पीड बढ़ जाती है। तो तरीके हैं, हम यही बोलते हैं कि बॉडी को काटे बिगर अगर काम हो जाए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता अपने बॉडी को छेड़खानी करने के लिए। बस उनको मजबूर कर दिया जाता है कभी कभी कि नहीं 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 करोगे तो मर सकते हो, नहीं करोगे तो हार्ट अटैक हो सकता है। पर क्यों हार्ट अटैक ना हो उसका कोई कारण नहीं बताते, ये मुझे समझ नहीं आता है। जी सर, आपने अपने वीडियोस में ये कहा है कि जो नट्स हैं उनको ना खाया जाए, जिस तरीके से अखरोट है उसको अवॉइड किया जाए, या बादाम है, फिश है, उनको किया जाए। लेकिन वहीं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये दावा करता है कि जो खाने में कोलेस्ट्रॉल है वो नुकसान नहीं करता। तो ऐसे में ये तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है हार्ट पेशेंट्स के लिए कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं। मैं आपको बताऊं क्या होता है मालूम है, जो कन्वेंशन है उसके ऑपोजिट कोई बोल देना तो बड़ा उसका पब्लिसिटी हो जाती है। जैसे भाई कोई बोल दे अल्कोहल हेल्थ के लिए ख़राब है तो इसका पब्लिसिटी नहीं होता है, अल्कोहल हेल्थ के लिए अच्छा है तो सारे लोग पढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है
कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हजारों ट्रायल हो चुके हैं और सब ने इसको प्रूव कर दिया इससे हार्ट की बीमारी होती है। अब एक आध कोई ट्रायल आ जाए ना कि भाई नहीं कोलेस्ट्रॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसका पब्लिसिटी बहुत होता है, तो ये गलत पब्लिसिटी है। और जो ये नट्स की बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ट्राइग्लिसराइड ब्लॉकेज बनाता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब तेल। मैं मूंगफली का तेल एक बूंद भी नहीं देना चाहता और मूंगफली दे दूं, तो लॉजिक तो वही हो गया कि मूंगफली नहीं दे रहे हो, मूंगफली में तो तेल बनता है, वही दे रहे हो आप। तो ये समझ लीजिए कोई भी तेल अच्छी नहीं होती है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ एक तेल नुकसान करता है 90, एक करता है 89, एक करता है 88। आप बोलो कौन सा तेल आपको सूट करेगा? तो हम लोग बोलते हैं जब पानी से सेम खाना बन सकता है तो आप तेल क्यों डालना चाहते हो? जीरो ऑयल बनाओ। हाँ, नेचर ने हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी फैट डाली है हमारे ज़रूरत के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल फैट। वो 18 ग्राम फैट आपको एक एडल्ट आदमी को चाहिए, वो नेचुरल खाने से मिल जाता है, अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूँ एक बार बताओ, तेल की फैक्ट्री भगवान ने बनाया था क्या? भगवान ने नहीं बनाया था। जब से तेल की फैक्ट्रियाँ बने लोग मरने लगे हैं। और ये सोच के देखिए कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, बंदर, ये लोग कौन सा ब्रांड का तेल खरीदते होंगे? ये लोग बिना तेल के जिंदा है, हम तेल खा खा के मर रहे हैं। तो ये हम लोग बोलते हैं तेल और तेल जिससे बनता है नट्स, वो दोनों ही नहीं लेना है हार्ट के पेशेंट्स को। और उसके संग जो जिसमें भी कोलेस्ट्रॉल है, सबको मालूम है कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जिस चीज़ में उसको तो रोकना ही चाहिए। और फिश भी कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है और चिकन भी। हाँ, ये बोलते हैं क्या मटन और चिकन में ज़्यादा नुकसान मटन करता है, कम नुकसान चिकन करता है। मैं बोला नुकसान की बात ही क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो फायदे की बात करते हैं। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ये दिमाग के अंदर बैठाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मैंने ये देखा है, नए लोगों को सिखाना इजी है, पर जो सीख चुका है उसको समझाना बहुत मुश्किल रहता है। और ये हमारा मेजर काम हो गया है कि जो गलत फहमी लोगों के अंदर घुस चुकी है उसको निकालना। सर, चूंकि गलत फहमी निकालना, ऐसे में मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकती हूँ? मैं क्या करूँ कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि मेरा दिल स्वस्थ रहे? देखिए, इसके लिए कुछ तो हम लोग अपने आप ही बाहर से दिख जाता है जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे खाने में फैट कम खाया जाए या नहीं खाया जाए, जितना हो सके नॉनवेज को अवॉइड करिए। दूध में से जितने भी चीज़ बनती है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। वेगन हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जम के खाइए और हर दिन 35 मिनट जरूर वॉक कीजिए। और योग आज के दिन में ये प्रूवन है हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने के लिए बेस्ट है। तो योग मेडिटेशन हम हार्ट के पेशेंट्स को कंपलसरी करके रखते हैं। अगर वो नहीं किया तो आपकी स्कोरिंग काफ़ी कम हो गई। तो एक हेल्दी आदमी को वॉक 35 मिनट्स करना चाहिए, आधा घंटा योगा करना चाहिए, उसमें मेडिटेशन जरूर होनी चाहिए। उसके संग फल सब्जी बहुत ज़्यादा खाएं, नॉनवेज बंद करें और दूध में से जितनी हो सके मलाई निकालें। ये सब अगर कर ले कोई आदमी तो 80% चांस हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं। और उसके संग जो अंदरूनी कॉजेज है उनको हटाना पड़ेगा, वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर। इनको चेक किया जा सकता है। एक बार अगर वो हाई है तो उनका भी कंट्रोल चाहिए। अदरवाइज जनरली अगर ये चारों नहीं है तो बाकी जो चीज़ें हमने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर, हम लगातार डाइट की बात कर रहे हैं, ऐसे में अभी आप बोल रहे थे कि वीगन हो जाएं या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको ना खाएं, तो यानी कि चीज़ भी बंद कर दें और जो बटर है वो भी बंद कर दें, क्योंकि ये तो अमूमन लोग हर चीज़ में खाने लगे हैं। चीज़ और बटर तो कंसेंट्रेटेड फैट है, तो और ज़्यादा नुकसान है। मिल्क जितना नुकसान, मिल्क में ना हम लोग बोलते हैं अगर बेस्ट से वर्स्ट तक जाते हैं तो बेस्ट क्या है? स्किम्ड मिल्क। उससे थोड़ा खराब है डबल टोन मिल्क, उससे ज़्यादा खराब है टोन्ड, उससे ज़्यादा है गाय की मिल्क, उससे ज़्यादा खराब है फुल क्रीम मिल्क, उसके बाद है चीज़, उसके बाद है बटर। तो ये तो सबसे खराब, जितना फैट उसमें इंक्रीज होगा, जितना कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, उतना खराब होता जाएगा। तो लोगों का क्या हो गया, बटर खाने का आदत हुआ हुआ है तो सोचते हैं बटर हेल्दी है। बटर हेल्दी नहीं है। और वो लोग लाइट कर देते हैं, 2% कम कर देते हैं फैट, 4% कम कर देते हैं, तो आदमी को लगता है अब तो बहुत बढ़िया हो गया। पर हम बोलते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है। और इनफैक्ट इसके लिए ना दिमाग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा लोगों को तकलीफ कब होता है, जब वो एक चीज़ खा रहे हैं उसको मैं मना कर दूँ, बोलते हैं फिर लाइफ में कैसा रहा। और ये सब हमारे दिमाग का खेल है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंगाली आदमी मिले, उनको मैंने बोला घी मत खाना। अच्छा, वो घी खाते नहीं है, बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला मछली मत खाना, बोलते मर जाऊँगा। मारवाड़ी मिल गए, उनको मैंने बोला एक काम करना, अपना मछली मत खाना, बोलता 1 लाख रुपया देगा तो भी नहीं खाऊंगा। एक जानवर को मार के कोई खाना चाहिए? मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर उसको बोलता हूँ घी मत खाना, बोलता घी बिना तो रोटी उतरे ही को नहीं। पंजाबी मिल जाता है, बोलता है सब चीज़ छोड़ दूंगा, बस 2 पेग मेरे को शाम को चाहिए। हरियाणा वाले मिल जाते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए मेरे पास गाय और भैंस बहुत है, मेरे को 2 लीटर दूध चाहिए, बाकी जो बंद करना बंद कर दो।
ये दिमाग में बैठ जाता है कि ये खाने से हैप्पीनेस है। मैं बोलता हूँ अगर हैप्पीनेस है इस खाने में, तो जो सबसे महंगा वाला शराब पीता और जो सबसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाता है वो सबसे हैप्पीएस्ट होने चाहिए, और जो कि है नहीं। तो हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवर माइंड एंड आवर ओन माइंड सेटअप। तो उसको हम लोग चेंज करते हैं, हार्ट के पेशेंट को समझाते हैं कि यार ये सब हैप्पीनेस उसका नहीं होता है, आप एक बार दिमाग में चेंज कर लो। और आदमी समझ जाता है कि यार क्यों बंगाली को फिश से वो रहता, प्यार रहता है। बंगाली मेरे को मिले, बोला सर आप फिश नहीं खाते? मैं बोला नहीं। बोला आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? मैं बोला मैं तो हैप्पी हूँ। वो बोलता है थोड़े दिन बाद आके, सर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं? मैं बोला ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोलता है बच्चों पे अत्याचार, वर्ल्ड का बेस्ट खाना लोग जिंदगी भर नहीं खाएगा, मर जाएगा, रोते रोते मर जाएंगे। ये कंसेप्ट इसलिए घुस गया कि उनके दिमाग में घुसा है कि फिश बिना जिंदगी में कोई खुशी का चीज होते ही नहीं है। तो ऑल दीज आर रॉन्ग थिंग्स, वी हैव टू रेक्टिफाई देम। सर एक और चीज़ है कि रिफाइंड ऑयल के लिए अब कहा जाता है कि रिफाइंड ऑयल ना खाएं, आप बटर अवॉइड कर दें, लेकिन एक ऑलिव ऑयल एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे हमारे सामने पेश कर दिया गया है कि आप इसको खा लें तो हार्ट ब्लॉकेज को ये कम करेगा या नहीं होगा, तो आप थोड़ा ऑलिव ऑयल अपने खाने में डाल सकते हैं। ये एकदम गलत फहमी है। अगेन याद रखिए, जितने ऑयल है ना सब आसपास का नुकसान करता है। हाँ ये है कि वो 90 करता है, वो 88 करता है, वो 87 करता है, इतना ही फ़र्क है। सारे ऑयल एक से होते हैं। मैं लोगों को समझाने के लिए कभी कभी बोलता हूँ, 3 बॉटल ग्लास में पानी डाला हूँ, एक मान लेते हैं बिस्लेरी, एक एक्वाफाइन है, एक किनले, और आप पी के बताओ कौन सा है, तो कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि वो तो सेम से होते हैं। मैं 3 सब्जी बना देता हूँ, एक सफोला में, एक सनफ्लावर ऑयल में, एक कर्नोला ऑयल में, एक और कोई ऑयल में, ऑलिव ऑयल में। आपको खा के बताना होगा कौन सा ऑयल किससे बना हुआ, कौन सा सब्जी किससे बना हुआ, नहीं बता पाएंगे। ये सारे ऑयल एक ही से हैं, सब ट्राइग्लिसराइड और सब नुकसान करता है। तो हम लोग बोलते हैं ये ऑलिव ऑयल वाला कंसेप्ट भी खत्म करो, सारे ऑयल एक से होते हैं, मुझे कोई भी ऑयल नहीं चाहिए। और मिनिमम चाहिए जो हार्ट की बीमारी को रिवर्स करना नहीं चाहता है, और रिवर्स करना चाहता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं 0 ऑयल ही जरूरत है। सर एक और चीज़ है कि कोई भी चीज़ हम लिमिट में मुश्किल से ला पाते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो या फिर डाइट हो। ऐसे में कैसे एक लाइफस्टाइल बनाई जाए कि दोनों चीज़ हम बैलेंस कर पाएँ, डाइट और स्ट्रेस? नहीं, मैं डाइट का तो मैं कभी नहीं मानता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे पास, मैंने एक किताब बनाई है, 50 दिन के अलग अलग मेनू, 50 दिन का अलग ब्रेकफास्ट, अलग लंच, अलग डिनर, अलग नाश्ता, शाम का, दोपहर का। तो ये मैंने देखा है कि डाइट में तो कोई फ़र्क नहीं होता। मेरे को आदमी बोलता है मैं क्या खाऊं ब्रेकफास्ट में? बोला एक दिन पोहा खाओगे, एक दिन उपमा खाओगे, एक दिन चिल्ला खाओगे, एक दिन दलिया खाओगे, एक दिन ब्रेड सैंडविच खाओगे, एक दिन सब्जी रोटी खाओगे। बोलता मतलब सब चीज़ अलाउड है? मैं बोला सब चीज़ अलाउड है, खाली बनेगा बिना तेल के। तो ये जो डाइट का मन में ब्लॉक होता है ना, डाइट बिना डाइट कैसे होगा, वो कुछ नहीं है। हाँ दूसरी हो गई कि स्ट्रेस का, मैं आपको बता दूं स्ट्रेस को कभी कोई ज़ीरो नहीं कर सकता, स्ट्रेस की काउंट भी नहीं है। पर मैं लोगों को बोलता हूँ स्ट्रेस ज़ीरो ना मेरा है ना किसी का भी होता है। 50% ले आइए, आधा स्ट्रेस कम कर दीजिए, बहुत है। और उसके लिए हम लोग बोलते हैं योग मेडिटेशन का इस्तेमाल करो, और कुछ अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजीज़, अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, ये हम लोग डेवलप करते हैं। हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारे लेक्चर है यूट्यूब में, वहाँ पे आप जाके उनको सुन सकते हैं, तो आपको समझ आएगा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है, पर ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो स्ट्रेस में आएंगे तो आप काम के भी नहीं रहेंगे, आप कोई चीज़ के आप पागल कहलाएंगे। तो ज़ीरो स्ट्रेस ना संभव है, ना हम लाना चाहते हैं। हमारे सेफ्टी सर्कल में हम लोग बोलते हैं 50% स्ट्रेस ले आइए, ऑप्टिमम स्ट्रेस, जहाँ पे आपका काम भी बहुत अच्छा हो और आप अननेसेसरी बीमार ना पड़े। सर एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी उन लोगों के लिए, क्योंकि भारत में हर चौथा मेल एडल्ट दिल की बीमारी से जूझ रहा है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसे में हम कैसे से आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हार्ट की बीमारी गॉड की बनाई हुई नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई है। वो जो नॉलेज है उसको हमको पूरा वाइड स्प्रेड करना पड़ेगा। हार्ट के बारे में मैं समझता हूँ बच्चे को क्लास 1 से सिखाना शुरू करना पड़ेगा, सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। हार्ट की आजकल देखिए कौन सी बीमारी ख़त्म हो रही है, इन्फेक्शन वाली बीमारी ख़त्म हो रही है। टीबी की बीमारी को कंट्रोल कर दिया, पोलियो हो गई, अब कोई भी इन्फेक्शन सबको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं धीरे धीरे। बट जो बीमारियां बढ़ रही है वो है लाइफस्टाइल वाली बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट की बीमारी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारे हमारी ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। और ये सारे प्रॉब्लम के लिए जो ज़रूरत है वो है पब्लिक एजुकेशन। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि बच्चे लोग के स्कूल के जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें 25 मार्क्स हेल्थ को देना चाहिए। हेल्थ करके एक सब्जेक्ट आना चाहिए जिसको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हेल्थ के बारे में। देखिए मैं जानता हूँ लोग मेरे पास आते हैं, सर
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा आगरा में ताजमहल किसने बनाया था? अगर आप शाहजहां नहीं बोलोगे तो फेल है। अच्छा ये नहीं पूछते कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, कोई नहीं मालूम कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। तो स्कूल कॉलेज में कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आगरा में ताजमहल किसने बनाया था उसको पूछा जाता है। तो मैं बोलता हूँ एक बात बताओ, आगरा में किसने बनाया, शाहजहां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ाए थे बोलते हो तो डॉक्टर को मालूम होना चाहिए, पेशेंट को मालूम होने का क्या ज़रूरत है? आम आदमी को कोलेस्ट्रॉल की एजुकेट करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर बच्चे को अभी से शुरू करके हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना चाहिए, और एडल्ट को तो देना ही चाहिए, और हार्ट के पेशेंट को सिलेक्ट करके या जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको सबको एजुकेट देना चाहिए। यही एक ही उपाय है कि हम मास स्केल में हार्ट की बीमारी को रोक सकें। नहीं तो हार्ट की बीमारी जिस हिसाब से बढ़ रही है इसको महामारी बोलना चाहिए। महामारी का मतलब है एक ही बीमारी में एक ही जगह से हजारों लोग की डेथ होती है, ये महामारी है। तो हार्ट की बीमारी का एक महामारी चल रहा है, और उसका जो ऊपर का पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं कब, जब कोई सेलिब्रिटी की हार्ट अटैक से डेथ होती है। नीचे का दिखता नहीं है, क्योंकि हर घर में हार्ट अटैक के डेथ आपको मिलेंगे। हर आदमी 10 आदमी को जानेगा जिनका हार्ट अटैक से हुआ हुआ है। तो एक घर घर की प्रॉब्लम हो गई है, और इसका एक ही सोल्यूशन है हार्ट के बारे में प्रॉपर एजुकेशन, और वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू सिंप्लीफाई हार्ट डिजीज। हार्ट की बीमारी को कोई पूछता है सर हार्ट की बीमारी क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट को बोलते हैं इट इज द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बीइंग एनगल्फ्ड बाय द फैगोसाइटोटिक एक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। अभी आम आदमी के लिए कोई मतलब ही नहीं है, साइंटिफिकली बहुत करेक्ट है, पर आम आदमी को इसका क्या मतलब है? आम आदमी को बोलना होगा भाई तुम्हारे हार्ट की जो ट्यूब्स है ना ब्लड सप्लाई वाली, उसके अंदर चर्बी जम गई है और वो चोकिंग हो गई है। बोला सर फिर चर्बी सप्लाई बंद करें? बोले यही तो समझा रहे हैं यार। तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा मेडिकल साइंस को, और आम आदमी के अंदर डिसिमिनेट करना होगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। सर एक और ये सवाल बहुत आम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर घर में हम 10 लोगों को जानते होंगे ऐसे आसपास के जिनकी डेथ दिल की बीमारी से हुई होगी। लेकिन दो नाम बहुत मेन है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ये दोनों का अंतर क्या है? दोनों आसपास एक ही है, कॉमन मतलब क्या 70% तो दोनों एक ही हैं। कार्डियक अरेस्ट कभी कभी ये भी होता है कि दिल रुक जाए, पेस मेकर की प्रॉब्लम हो, उसको भी कभी कभी हार्ट अटैक का कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं। पर जनरली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक ही टर्म होता है। 90% ऑफ द हार्ट अटैक्स कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। तो दोनों में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स अ कॉमन थिंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जी सर, एक आपने जादू डाइट की बात की अपने वीडियोस में कि एक जादू डाइट है जिससे 7 से 10 किलो वजन कम किया जा सकता है। सर ये क्या है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के ये जादू डाइट कैसे फॉलो करें? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए डाइट को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे मैं समझाऊं भाई, हमारे को इतनी कैलोरी चाहिए, हमारी बॉडी चल रही है, हार्ट चल रहा है, किडनी चल रहा है, पूरा सांस चल रही है, सबके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलता है कैलोरीज के फॉर्म में, और हमारा खाने से वो कैलोरीज हमारी पूरी हो जाती है। अब खाने में अगर आपको 1600 कैलोरी ज़रूरत है और आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, तो 400 कैलोरी आपकी बॉडी में अंदर जमेगी, और धीरे धीरे आपका मोटापा बढ़ेगा। तो मोटापा कम करने का बेस्ट क्या है कि कैलोरीज कट करो। इसका मतलब नहीं खाओ मत, खाओ। जब हमने कैलोरी वाइज पूरा वर्ल्ड के सारे खाने को सजाया तो पता चला कुछ खाना है जो बहुत ही लो कैलोरी है, तो उनसे पेट भर लो भाई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जादू डाइट। जो सबसे लोएस्ट कैलोरी वाले फूड है वो है वेजिटेबल्स, सलाड्स और सूप्स और जूसेस। वो आप खूब परिमाण में खाइए। नेक्स्ट कैलोरी वाले चार्ट में आती है फ्रूट्स। तो जो आदमी दो, ये इसको हम लोग बोलते हैं 20 रुपए का खाना हो गया वेजिटेबल, और 50 रुपए का खाना, सिंप्लीफाई करने के लिए 50 रुपए का खाना हो गया फ्रूट्स। इन दोनों से पेट भरिए। 100 रुपए का खाना होता है कार्ब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी, चावल, जितने भी अनाज है उनको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। और जो फैट वाली है उसको हम लोग बोलते हैं 500 रुपए की नोट। 100 रुपए की नोट हो गई अनाज, और 500 की होती है जो फ्राइड आइटम्स है। तो आपको 500 वाली पूरी बंद करनी है, 100 वाली पूरी बंद कर नहीं सोचिए, आपको पेट किससे भरना है। तो हम लोग बोलते हैं जादू डाइट का मतलब है आप खूब परिमाण में फ्रूट्स खाइए, खूब परिमाण में सलाद खाइए, और सारा दिन उसको खा के रखिए, और धड़ाधड़ वजन गिरेगा। हाँ, थोड़ा प्रोटीन के लिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं उसमें आप सोयाबीन ऐड कर लो या दाल ऐड कर लो। तो हमारा जादू डाइट का वीडियो है यूट्यूब में, पर जादू डाइट में बहुत ज़बरदस्त वेट गिरती है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ कि ज़िंदगी भर फॉलो करो, अरे 10, 15, 20 किलो तो ऐसे ही उतर जाता है। आप उसमें देखेंगे हजारों लोगों ने कमेंट दिया मेरा 10 किलो, मेरा 20 किलो। वो जादू डाइट में एक और है, ज़ीरो ऑयल खाना होना चाहिए। ऑयल
900 कैलोरी वाली चीज़ है। आप समझ लीजिए ऑयल 100 ग्राम खाएंगे 900 कैलोरी आपके अंदर जाएगी, और हमें देना है 500-600 कैलोरी, 700 कैलोरी। तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डाइट खाएंगे, धड़ाधड़ वजन गिरेगा। और ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, इट वर्क्स सो वेल। सर पहले हम एक चीज़ सुनते थे, मैंने भी यही सुनी थी जब मुझे डायबिटीज़ के बारे में पता चला था कि किसी को हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए पीछे लग गई है, वैसे ही हाई बीपी के लिए कि अब ये ज़िंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन अभी हम ये सुन रहे हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स भी कोई चीज़ है, इंटरमीडिएट फास्टिंग के ज़रिए की जा सकती है। सर आपकी इस पे क्या राय है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दोनों रिवर्सेबल है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज उसकी थोड़ी साइंटिफिकली प्रॉब्लम है। बट अगर आप हर दिन वॉक करते हो, खाने में लो फैट खाते हो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल जम के खाते हो, तो हमने हजारों लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई, इंसुलिन, डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद होते हुए देखा है। तो मैंने भी मेडिकल कॉलेज में यही पढ़ा था, वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, वंस अ ब्लड प्रेशर पेशेंट ऑलवेज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, इनफैक्ट लैक्स ऑफ पीपल आर देयर जिनका हमने ब्लड प्रेशर की दवाई कम करी है, आधे लोगों की बंद करी है, शुगर की दवाई बंद करी है। तो दीज आर वेरी कॉमन नाउ। अगर आप लाइफस्टाइल को प्रॉपरली गाइडेड वे में करोगे तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रिवर्स होगी और हाई ब्लड प्रेशर भी रिवर्स होगी। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव जो होते हैं उसका क्या मतलब है और उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ब्लड प्रेशर होनी चाहिए 120 और 80, ये तो सबको मालूम है। अब जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर जंप कर जाता है। अगर एक आदमी का 24 घंटा बीपी चेक करते रहेंगे ना, आजकल मिलता है इक्विपमेंट हर 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में बीपी चेक कर सकता है। तो अगर उसको प्लॉट करेंगे तो देखा वो नींद से उठा तब ब्लड प्रेशर बहुत कम है, और जैसे ही कोई एक टेंशन वाली फ़ोन आ गई, धड़ाक से बीपी बढ़ गया। फिर वो बैठा, अब उसको ऑफिस जाना, आराम से तैयारी कर रहा है, सडनली उसको पता चला कि लेट हो गया, जैम में फंस गया, संग संग बीपी बढ़ जाता है। तो ये बीपी का फ्लैक्चुएशन मेनली स्ट्रेस से फ़र्क पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एक आदमी का बीपी चेक करो 120-80, एक चांटा मारो और उसको संग संग दूसरी बार बीपी चेक करो, देखो 20-20, 30-30, 40-40 बढ़ गई है। क्यों? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ बीपी फ्लैक्चुएशंस। और बाकी थोड़े बहुत नमक का भी रोल है, बट इट्स नॉट सो मच, इट इज़ मेनली स्ट्रेस। और स्ट्रेस के बारे में मेडिकल साइंस इसलिए नहीं बात कर पाती है, इट इज़ नॉट मेजरेबल। ये नहीं कि 2 किलो स्ट्रेस हो गया, 3 किलो टेंशन हो गई या 5 किलोमीटर स्ट्रेस हो गई। स्ट्रेस का कोई यूनिट भी नहीं है। एक आदमी स्माइल कर देता है तो लगता है वो अंदर से स्ट्रेस ही नहीं है, पर अंदर भरा हुआ है उसके स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज़ अ डिसीविंग फैक्टर, इसको मेज़र करना बहुत मुश्किल है, पर आम आदमी खुद समझ सकता है। मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर स्ट्रेस आप नॉर्मल स्ट्रेस में रखोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 50% लेवल, तो ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएशंस भी नहीं होगी। सर आजकल ना एक और ट्रेंड है, क्योंकि हम हमेशा इंटरनेट की दुनिया से घिरे हुए रहते हैं, इंटरनेट हमारे हाथ में है, तो एक गूगल डॉक्टर भी टर्म यूज़ होने लगी कि आपको कोई भी बीमारी होती है, आप जाते हैं, आप सर्च करते हैं गूगल पे, अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है तो इसका मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, यानी आपको कोई और हाथ में दर्द है या आपको लगता है कि थोड़ी सिस्ट हो गई है तो इसका मतलब आपको कैंसर हो गया है, थोड़ी ब्लीडिंग हुई तो इसमें कोई ज़्यादा ही ऐसा इन्फेक्शन है जो क्यूरेबल नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि इसका मेजर कारण क्या मालूम है? देखिए, इंफॉर्मेशन तो होना भी चाहिए, गूगल में भरे हुए इंफॉर्मेशन है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो अभी हर चीज़ से डरने लग गए हैं, क्योंकि लाइफ में इतनी वेरिएबल है और हेल्थ को लेके उनको बहुत दिमाग लगा हुआ है कि मेरा क्या ख़राब हो जाएगा, मालूम नहीं कैंसर तो नहीं हो जाए मंद। तो वो लोग क्या है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसमें नेगेटिव वाले को पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव वाले को नहीं पकड़ते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, अभी मैं कोई दवाई लिखूंगा और साइड इफेक्ट पढ़ के आ जाता है, सर ये वाले में ये होगा। मुझे याद है मैं एक बार लेक्चर में सारी दवाइयाँ बताई हार्ट की और मैंने सबके साइड इफेक्ट लिखा, सारे लोग आ गए। मैं बोला क्या हो गया? सर मेरी दवाई बदल तो ये साइड इफेक्ट हो सकती है। अरे यार, साइड इफेक्ट का मेडिकल साइंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर मेडिकल साइंस, एलोपैथी के मेडिकल साइंस में दवाई डेवलप करते हैं तो ये देखा जाता है 100 आदमी को 2 ब्लड प्रेशर की गोली 100 को दिया गया, उनमें से 2 आदमी बोला मेरे को पेट दर्द है तो साइड इफेक्ट में पेट दर्द लिखना पड़ेगा, 3 ने बोला मेरे को सर दर्द है लिखना पड़ेगा, 1 ने बोला मेरे को एलर्जी लिखना पड़ेगा। अच्छा, 100 में से 1, 2, 3 से ज़्यादा होता है तो दवाई को अच्छा नहीं माना जाता है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। तो वो दवाई का जब साइड इफेक्ट में ये सब लिखा होता है तो लोग नेगेटिव थिंकिंग का सोचते ही है, अरे इसका तो ये साइड इफेक्ट, मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे मैं बोला अब तुम खाओ, मैं जब लिख के दे रहा हूँ, मेरे को तो साइड इफेक्ट मालूम है फिर भी लिख के दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ?
कि इसके 95% चांसेस, 98% चांसेस है आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, और होगा तो आप 2 दिन बाद अपने आप आ जाओगे। तो आप क्यों हर वक्त ये सोच रहे हो कि 100 में से 2% में ही आप होंगे? सो दिस नेगेटिव थिंकिंग इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल। इंफॉर्मेशन इज गूगल इज नॉट बैड, बट वो जो हमारा नेगेटिव माइंड है ना, वो खाली गड़बड़ वाली चीज़ों को ही पढ़ लेता, अच्छा वाला पढ़ता नहीं है। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सर आप बोल रहे हैं नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अगर हम पॉजिटिविटी से अपने आप का इलाज करें, जैसे कि आपने बोला कि कोई दवा रिकमेंड की गई और उसके बाद हम ये सोचकर ही पॉजिटिविटी के साथ में ट्रीटमेंट शुरू करें, लाइफस्टाइल अच्छी फॉलो करें, तो जल्दी शायद रिकवरी पॉजिटिव ब्रेन से हो सकती है। मैं हार्ट के पेशेंट्स को, एक जमाना था मैं देखता था उनकी दवाइयाँ बढ़ती जा रही है, और अब मैं देखता हूँ उनकी दवाइयाँ कम होती जा रही है। तो इट्स पॉसिबल। और हर दवाई का नेचुरली हम चाहते नहीं है केमिकल बॉडी में जाए, पर हम चाहते हैं कि आप लाइफस्टाइल को जितना अच्छा करोगे। जैसे एक ओबीस पर्सन अगर 10-20 किलो वजन गिरा देना, उसकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सारे फटक खत्म हो जाते हैं। तो दैट इज़ पॉसिबल, क्यों नहीं? तो पॉजिटिवली देखना चाहिए कि यार इतने लोगों को, मैं हर वक्त अपने वीडियोस दिखाता हूँ, यूट्यूब में मैंने वीडियोस पेशेंट्स के डाले हैं कि देखो कितने लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसको देख के आदमी बोलता है सर मैं भी करूँगा। वेट लॉस 10-10, 20-20, 30-30 किलो लोग कर रहे हैं, बिना पैसे के कर रहे हैं, खाली जादू डाइट को फॉलो करके। तो लोग बोलते हैं सर मैं भी करूँगा, और उसमें जाके आप कमेंट पढ़िए, हजारों में लोगों का लूज हुआ है। तो आपको पॉजिटिव चीज़ देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगी। सर एक कंफ्यूजन लोगों को ये भी होता है, क्योंकि अमूमन बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल। सर ये दोनों को कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि जब रिपोर्ट आती है तो पेशेंट के पास सबसे पहले आती है और वो यही देखता है कि मेरा एलडीएल बढ़ा है या एचडीएल बढ़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक फैक्टर है जिसको एचडीएल बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एचडीएल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये ब्लॉकेज में जाती है और कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के निकाल लेती है। तो एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए, पर क्वांटिफाई करने जाके जब हम देखें कि हमारा बॉडी एचडीएल बनाता है, कोई ऐसा खाना नहीं जिसमें एचडीएल मिलता है। अगर एचडीएल मिलने वाला कोई खाना निकाल ले तो उसको तो नोबेल प्राइज़ मिलना है कि एचडीएल बढ़ जाएगा। एचडीएल बढ़े और ऐसी खाना हमको मिल जाए तो मैं तो पूरा वर्ल्ड भर में मार्केटिंग कर दूँ। तो एचडीएल को बढ़ाने का एक ही उपाय है, हमारा बॉडी ज़्यादा एचडीएल बनाए। बॉडी में बनता है वो वॉक करने से बढ़ता है, स्ट्रेस कम होने से बढ़ता है। तो एचडीएल को बढ़ाना चाहिए। तो आजकल एक नया पैरामीटर आ गया, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो। मतलब एचडीएल अगर कोलेस्ट्रॉल से 25% से ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल 200 है, एचडीएल अगर 50 के ऊपर है तो अच्छी बात है। तो मतलब 25% से ज़्यादा होना चाहिए एचडीएल कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छी है। इसके लिए वॉकिंग वगैरह करना है। और एलडीएल वाला कंसेप्ट मैं आपको बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ, ये इसको लेके बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। एलडीएल तब बढ़ता है जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है, एलडीएल कम हो जाती है। एलडीएल जो है ये बॉडी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल को मिला के बनाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उसमें मेजर, जो एलडीएल में मेजर होता है पार्ट, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, लोगों को ये बोलते हैं मेरा एलडीएल बढ़ गया, मैं क्या खाऊं? मैं बोला देखो, खाने में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे तो एलडीएल बढ़ेगी। तो आप कौन से खाने में एलडीएल है बताओ? मैं बोला कोई खाने में एलडीएल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाओगे तो एलडीएल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ पेशेंट्स के लिए एलडीएल को जानने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझना है कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे तो एलडीएल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करोगे एलडीएल ऑटोमेटिक कम होगा। और एलडीएल को कैलकुलेट करने का एक रूल भी है, LDL इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस ट्राइग्लिसराइड बाई 5। मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजी लैब यही करता है LDL को मेजर करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, हर पैथोलॉजी लैब वो 3 करता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, और बाकी LDL, VLDL सब प्रोपोर्शंस है। तो LDL को लेके परेशान नहीं होइए, मेन होगा कोलेस्ट्रॉल को लेके। इसको कभी कभी टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो 130 से कम रखिए, ट्राइग्लिसराइड 100 के कम रखिए, फिर हार्ट की बीमारी होने के चांसेस 80% 70% कम हो जाएगी। सर लगातार हम डाइट की बात कर रहे हैं और ऑयल पर भी हमने बहुत ज़्यादा बात की, तो ऐसे में जो आपने बताया कि पानी से खाना बनाइए, वो मैं जानना चाहूँगी और चाहूँगी कि दर्शक भी जाने कि पानी से खाना आखिर कैसे बने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, तेल से खाना बनाया जाता है। लोगों को लगता है उसमें टेस्ट है। मैं बोलता है तेल में उंगली डालो और जीभ में लगा के बताओ हमको टेस्ट मिला, बोलता नहीं है। मैं बोला फिर एक काम करो, मसाले का डब्बा मुझे दे दो और तेल और सब्जी लो बना के दिखाओ कैसे टेस्ट बनाओगे। बोलता सर कहाँ से टेस्ट आएगा? मैं बोला टेस्ट है किस चीज़ का? नमक का, मिर्ची का, हल्दी, धनिया, जीरा, टमाटर, प्याज, इनकी टेस्ट है। तेल का टेस्ट ही नहीं है। तेल हटाओ उसमें से, तेल तो हार्ट की बीमारी पैदा करेगा, वो तो ट्राइग्लिसराइड है। तो आदमी बोलता है फिर बनाएंगे कैसे बिना तेल के? ये गलत फहमी हटाना बहुत ज़रूरी है। तेल की ज़रूरत ही नहीं है।
मसाले को भूनना पड़ता है। देखिए 2 मसाले हैं, नमक मिर्ची, इसको भूनने की जरूरत नहीं है, डालने से टेस्ट आ जाती है। बाकी जितने मसाले उनको भूनना पड़ता है। भूनना मतलब इनको हीट करेंगे तो इसका फ्लेवर आएगा। अगर कच्चा हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच खाने में तो टेस्ट ही खराब कर देगा, तो पर उसको पकाने से उसका टेस्ट आ जाता है। तो पकाने का 2 तरीका है। हम लोग बोलते हैं पैसे वाले घी तेल से पकाएं, गरीब लोग पानी से पकाएं। तो ये पानी से पकाने वाला हिसाब क्या है? सब्जी को बनाना है, मसाले को पकाना है, पर पानी से पकाना है। उसके लिए हम लोग ने कुकिंग मेथड डेवलप की है, हाउ टू कुक द मसाला विदाउट ऑयल विथ वाटर। तो वाटर से खाना कैसे बनता है वो हम लोग सिखाते हैं। मेरे को याद है मेरी एक मेड ने आके इस बात समझाया था, बोलता सर मैं भी बिना ऑयल का खाती हूँ। मैं बोला क्यों, हार्ट की बीमारी है? बोला नहीं, हमारे पे ऑयल खरीदने का पैसा नहीं, बड़ा महंगा हो गया है। तो कैसे बनाते हो? सर हम लोग पानी का तड़का लगाते हैं। बोलते हैं हमारे झुग्गी में सारे लोग पानी का तड़का लगाते हैं। ये तो पैसे वालों के घर आके पता चला कि इनके यहाँ तो पानी फ्री का है, फिर भी पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तेल से भून रहे हैं मसाले को और हार्ट की बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, पानी से मसाले को भूनना क्वाइट पॉसिबल है। आप यूट्यूब में जाइए, ज़ीरो ऑयल कुकिंग लिखिए और संग संग आपको दिखेगा हमारी कुकिंग के जो पद्धति है, कैसे पानी से मसाले को भुना जा सकता है। इट्स अ वंडरफुल वे। मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए। अच्छा, तेल के पैसे बचेंगे, हार्ट की बीमारी का बचेगा, ब्लड प्रेशर का बचेगा, बीपी का, शुगर का बचेगा, हर तरफ से तेल नुकसानदायक है। तो ये ज़ीरो ऑयल के हमने 1000 रेसिपीज़ बना दिए हैं। 150 तरह के नाश्ता, 150 तरह की मिठाइयाँ, 150 तरह की सब्जियाँ, ज़ीरो ऑयल थाली बनाई है, साउथ इंडियन डिशेज बनाई है। तो ज़ीरो ऑयल इज़ वंडरफुल। मसाले को, अच्छा जिनको छोटे से ये ट्रेनिंग मिला ना तेल से ही भुनना पड़ता है, उनकी एक प्रॉब्लम है। वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं तेल मत डालो। सर मैं इतना डालूंगी। मैं बोला नो। सर इतना डालूंगी। नो। सर इतने से डालूंगी। मैं बोला नो। तब वो क्या करते हैं, सारे मसाले हटा देते हैं। क्या रहता है, बोलता है बॉइल कर देता हूँ सब्जी, उसमें नमक मिर्ची डाल के खा लो। अरे टेस्ट कहाँ से आएगा यार, सारे मसाले तो आपने निकाल। सर उसको भूनने का एक ही तरीका है, तेल वाला। मैं बोला पानी वाला कहाँ गया? बोलता है हमको मालूम ही नहीं है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ एक जगह जाने का, एक रोड आप जा रहे थे और उससे अच्छा रोड, उससे छोटा रोड अगर मिल जाए तो आप कौन सा लोगे? बोलता छोटा वाला लेंगे। मैं बोला एक ही नॉलेज था आपके पास, ऑयल वाला, अब पानी वाला समझ लो और पानी वाला भुनने लग जाओ, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो याद रखिए, पानी से वही मसाले को भुनना है, वही टेस्ट होगा, माइनस ऑल द साइड इफेक्ट्स एंड हार्ट डिजीज। सर एक मैं ये भी समझना चाहूँगी, जो जिसके ज़रिए आप ट्रीटमेंट करते हैं, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि साइंस भी है और ज़िंदगी जीने का तरीका भी, ये आखिर क्या है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए मैंने जब ये देखा कि लोग अननेसेसरी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन करा रहे हैं, जबकि उनको हम लोग लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लोग बोलते हैं सर आप नेचुरोपैथी भी कर रहे हो, आप योगा भी सिखा रहे हो, आप कुकिंग भी सिखा रहे हो, डाइटिशियन भी हो। मैं बोला यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हार्ट के लिए ठीक है सब यूज़ करेंगे। तो हमने बोला एक काम करते हैं, मेडिकल साइंस से जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो ले लेते हैं। उससे क्या क्या ले सकते हैं, नॉलेज, हार्ट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, फाइबर, ये सारी नॉलेज हमने मेडिकल साइंस से ली है। मेडिकल साइंस के सारे टेस्ट लिए, एक सारी तार वाली एंजियोग्राफी को छोड़ के, और मेडिकल साइंस से हमने सारी दवाइयाँ ली है, क्योंकि दवाइयाँ बॉडी को कोई परमानेंट नुकसान नहीं करता है। बहुत 1-2% का साइड इफेक्ट होता है, बट अगर दवाइयाँ ठीक से यूज़ हो तो वो साइड इफेक्ट भी एलिमिनेट। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप एक काम कर लो, दवाइयाँ ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको मेडिकल साइंस का सारा ट्रीटमेंट करूँगा, सिर्फ बाईपास एंजियोप्लास्टी को छोड़ के। और दूसरे तरफ से योग, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुकिंग, ये भी सिखाते हैं। तो हम लोग ने ये देखा साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो सावल हमारा संस्था का नाम है, और राजस्थानी लैंग्वेज में सावल का मतलब है बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये सावल संस्था हम लोग ने जब शुरू किया था आज से 27 साल पहले, तब हमारी एक क्लिनिक थी। आज हमारे 100 क्लिनिक है इंडिया भर में। बांग्लादेश में 3 क्लिनिक है, काठमांडू में क्लिनिक है, और पूरे इंडिया भर में 82 सिटीज़ में हम लोग आजकल हार्ट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। वो सावल के थ्रू हो सकता है, क्योंकि हमने उसमें ज़ीरो ऑयल का खाना भी ऐड किया है, उसको हार्ट की ट्रेनिंग भी ऐड की है, और यूट्यूब में हमने हज़ारों वीडियो डाल के रखी है। वो फ्री एजुकेशन है, आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप जाओ और सारे वीडियोस देखो हार्ट के ऊपर, और अपने आप ये सारी नॉलेज मिल जाएगी। और मैं जानता हूँ आज इंडिया टीवी ने आपको ये सारी चीज़ें दी है, तो आपके लिए गोल्ड माइन है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना उसका फ़ायदा होता रहेगा। जी सर। सर आप पुण्य सेवा की भी बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बताइए कि वो क्या है? देखिए अभी जब मेरी 60 साल उम्र हो गई ना, तो मैंने ये सोचना चालू किया यार ठीक है, मैंने बहुत अच्छा काम किया,
ट्रीटमेंट किया, लाखों लोगों का पैसे भी आए मेरे पास, पर ये अभी तक जो नंबर्स हम लोग रीच कर पाए, 5 लाख, क्या वैल्यू है 5 लाख की? इंडिया में 35 लाख तो हर साल मर रहे हैं और 10 करोड़ पेशेंट है, उसमें 5 लाख कम हो गया तो क्या होगा? तो मैंने ये सोचा कि ये बीट हार्ट डिजीज़ करके एक मिशन चालू करते हैं। हार्ट डिजीज़ को बीट करना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा हार्ट के बारे में। तो ये हमने एक मिशन लिया और उसके लिए एक संस्था शुरू की गई, उसका नाम है पुण्य लाइफ फाउंडेशन। पुण्य का क्या मतलब है? भला करो। पुण्य को मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास जो भी अच्छा करने का है उसको करेंगे तो स्वर्ग में जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपकी कुछ करेंसी जमा होगा पुण्य के आकार में। तो आप अच्छा करो, भला करो लोगों का। तो हमारी पुण्य लाइफ फाउंडेशन का सबसे बड़ा एम है कि इंडिया के 50 करोड़ लोग तक पहुंचना, उनको एजुकेट करना हार्ट के बारे में। और आज अगर इंडिया टीवी के तरफ से करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचती है तो मेरा पुण्य का काम अभी से शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ आम आदमी को हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कौन से खाने में क्या होता है, खाना कैसे बनेगा, कितनी एक्सरसाइज, यही नॉलेज चाहिए। इससे वो बच सकते, करोड़ों रुपया बचा सकते, करोड़ों लाइफ बच सकती है। तो मैं सोचता हूँ पुण्य लाइफ फाउंडेशन को हम अभी पूरे वाइडली इंडिया के एक एक कोने तक पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ हम लोग कैंप्स करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे हार्ट के बारे में। हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोगों को दिखाते हैं, उनकी नॉलेज कितना हम बढ़ा पाए हैं उसको देखते हैं, और हाई रिस्क लोगों को हम लोग फिर निकाल के उनको और थोड़ा अच्छे से केयर लेते हैं। तो आप कोई भी हमारे संग जुड़ सकता है। punya.com में आप जाके हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं, और साउल का वेबसाइट तो है ये saul.com। तो इट्स अ वंडरफुल वे। मैं समझता हूँ आज जो सबसे बड़े बड़े बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट और ओबिसिटी, ये चारों को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो काम हम आम आदमी के लिए करेंगे और बिना पैसे के करेंगे। तो देखिए, ये थे मेरे साथ में डॉक्टर विमल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल के जरिए दिल की बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, अपने आसपास वालों को दूर रख सकते हैं। यानी कि एक आज हमने आपको ज्ञान का ऐसा भंडार दिया है कि जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो दिल की बीमारियों से दूर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि और भी डॉक्टर बाकी जितनी बीमारियां हैं उनसे भी हम दूर हो जाएंगे, और एक सफल जीवन हम आराम से स्वस्थ तरीके से जी पाएंगे।